हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप वर्ल्ड के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि ऐसी खबरों के आधार पर बनाए गए हैं कि जो खबरें पिछले हफ्ते काफ़ी सुर्खियों में रहीं और ये खबरें ऐसी खबरें हैं जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्थान जो है चर्चा में रहे। यानी कि इन खबरों के आधार पर मानचित्रों से जोड़ करके सवाल आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले बीते एपिसोड के एक बार अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। और बहुत से विद्यार्थियों ने उस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं तो हमारे बीते एपिसोड को जा करके एक बार देख सकते हैं। और जो भी मानचित्रों से जोड़ करके सवाल उस एपिसोड में बनाए गए जो आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने आप सभी से अभ्यास प्रश्न में पूछा था, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के भौतिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर ध्यान रखिए कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को ध्यान में रखते हुए आपको इन कथनों को देखना था। कथन क्या था? अपलेशियन पर्वत यूएसए में अटलांटिक तट के समानांतर विस्तृत है। यूएसए के पर्वत समूह मुख्यतः दो क्षेत्रों में विस्तृत है जिनके बीच में मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन स्थित है। तो इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रश्न का सही उत्तर चुनना था। तो इसका क्या सही जवाब होगा? इससे पहले हम मानचित्रों के आधार पर इन दोनों कथनों की पुष्टि कर लेते हैं कि कौन से कथन सही हैं, फिर उसके बाद जो सही उत्तर होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखिए, ये जो है पूरा का पूरा जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, आप यहां पर एक देख रहे हैं, एक पर्वत श्रृंखला यहां पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि पर्वत समूह यहां पर देखने को मिलता है। और एक पर्वत समूह जो है इसके जो है पूर्वी तट पर देखने को मिलता है और एक पश्चिमी। तो इन्हें जो है हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से भी हम इन्हें समझ सकते हैं, यानी कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा और पूर्वी कॉर्डिलेरा। अब ये जो पर्वत समूह है, इन्हें हम पर्वत समूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी विभिन्न प्रकार के जो भी अलग अलग यहाँ पर माउंटेन्स हैं, वो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुए हैं। जैसे कि बलित पर्वत हो सकते हैं, भ्रंशोद पर्वत हो सकते हैं, सिनक्लाइन एंटीक्लाइन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न जो है माउंटेन्स हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला कथन है वो अपलेशियन पर्वत के संदर्भ में है। तो अपलेशियन पर्वत क्या क्या कह रहा है कि अटलांटिक तट के समानांतर विस्तृत है। तो अब अटलांटिक तट को अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशियन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए अगर यहाँ पर तो अपलेशियन जो है माउंटेन्स, ये रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये इसी के बिल्कुल समानांतर है। तो यहाँ से आप देखें तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएसए के पर्वत समूह दो, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये दो पर्वत समूह हैं और ये दो क्षेत्रों में विस्तृत है जिनके बीच मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन देखने को मिलता है। तो अब मिसिसिपी की अगर हम बात करें तो मिसिसिपी नदी को आप देखिए कुछ ये यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिसिसिपी नदी का कुछ इस तरह से प्रवाह है और ये आगे आते हुए कहाँ पर जाकर के गिरती है, यानी कि इसका मुहाना कहाँ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। यहीं पर आप देखिए मिसिसिपी डेल्टा है। तो यहां पर आप देखिए कि एक पर्वत समूह इधर है और एक पर्वत समूह इधर है। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये बिल्कुल यहीं पर आपको देखने को मिलता है। अब मिसिसिपी की अगर हम बात करें, इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी। मिसौरी की खासियत क्या है कि ये जिसकी सहायक नदी है उस नदी से भी लंबी नदी है। तो यहां पर आप देखिए तो जो दूसरा कथन है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है कि इन दो जो पर्वत समूह है इनके बीच जो जो क्षेत्र है जहां पर ये विस्तृत है, इसमें मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन स्थित है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जिन छात्रों ने विकल्प सी उत्तर दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, ये रहा अभ्यास प्रश्न और आज देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या है। तो पहले सवाल से पहले देखते हैं कि खबर क्या है जिसके आधार पर सवाल को फ्रेम किया गया है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हिंद महासागर टूना आयोग यानी आईओटीसी के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 9वीं वर्किंग पार्टी के समापन सत्र के दौरान कहा कि उन्नत मछली पकड़ने वाले देशों को हिंद महासागर के
टूना भंडार को हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टूना की अगर हम बात करें तो ये मछली की एक प्रजाति है और टूना मछली की जो प्रजाति कई अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, अलग अलग स्थानों पर यह मछली पाई जाती है। टूना मछली की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक इसका जो भंडारण होता है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में है, और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो हिंद महासागर आता है। तो पहला स्थान प्रशांत महासागर, दूसरा स्थान हिंद महासागर। तो यह जो खबर है यह हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर टूना आयोग से ही सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसके आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टूना मछली केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। आईओटीसी के सभी सदस्य यानी कि हिंद महासागर टूना कमीशन के जो भी मेंबर हैं वो IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं। भारत टूना मछली का शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि कौन से कथन सही है या कौन कौन से कथन सही हैं। तो सबसे पहले अगर हम टूना मछली को देखें, तो अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा जो है उसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में अगर हम देखें तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो टूना मछली केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि टूना मछली की अगर हम देखें कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इस मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर टूना की एक प्रजाति है अल्बाकोर, यानी कि टूना मछली की ही एक प्रजाति है अल्बाकोर। अगर इसको हम देखें तो यहाँ दो कलर आप देख सकते हैं, एक लाइट ब्लू है, एक थोड़ा सा डार्क ब्लू है। तो ये डार्क ब्लू जो है यह वह स्थान है जहां पर यह टूना की अल्बाकोर प्रजाति मछली पाई जाती है। तो अब अगर इसको हम देखें तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इन स्थानों को देखें, ये लगभग जापान के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 35 से 38 डिग्री के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। और कितने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। तो यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों में नहीं पाई जाती, यानी कि इसके क्षेत्र के आगे भी टूना मछली पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसकी पुष्टि आगे के मानचित्रों से भी हम लोग कर सकते हैं। एक प्रजाति है टूना की बिगे, तो यहां पर देखिए ये भी जो देखिए ये जो क्षेत्र यहां पर आप देख रहे हैं, तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसके अलावा यह अन्य क्षेत्रों में भी मछली पाई जाती है। तो इन तमाम आप मानचित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। टूना की एक और प्रजाति है ब्लूफिन। ब्लूफिन जो है कहां कहां पर पाई जा रही है आप इसको देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसको क्रॉस करते हुए अन्य क्षेत्रों में यह मछली पाई जाती है। तो अब इसमें भी देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इन क्षेत्रों को भी आप देखें तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जो टूना मछली है वह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। टूना की ही एक प्रजाति है जिसको यहाँ पर मानचित्र में दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इस प्रजाति का नाम है स्किपजैक। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। अब IOTC की बात कर रहा है, तो IOTC की अगर हम बात करें तो इसमें 30 सदस्य हैं। वहीं IORA की हम बात करें तो इसमें 23 सदस्य हैं। तो यहां से आप देखिए इसके 30 सदस्य हैं और यहाँ पे क्या है 23 सदस्य हैं। तो इससे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। अब बात आती है कि भारत टूना मछली का शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत जो है टॉप 10 या टॉप 5, अगर डेटा एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि जो टॉप 5 उत्पादक और निर्यातक देश हैं, इन टॉप 5 में भी भारत का स्थान नहीं है। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया है, यानी कि दक्षिण कोरिया जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर स्पेन है। तो यहां से आप देखिए कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो अब आपको यहां पर एक होमवर्क करना है कि आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है टूना मछली के उत्पादन में और निर्यातक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है।
तो इसको आप लोग देखेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का टूना मछली के उत्पादन और निर्यात में कौन सा स्थान है। तो यहां से देखिए कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं। अब थोड़ा सा और भी मानचित्रों को हम देख लेते हैं। टूना की ही एक और प्रजाति है येलोफिन, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कहां कहां पर पाई जा रही है। तो अब ये देखिए कि एक और है UNCLOS। अंक्लॉस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसके अंतर्गत कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई आयोग हैं जो कि टूना मछली या जो समुद्री संसाधन है उन पर निगरानी रखते हैं। तो उनमें देखिए IOTC है, WCPFC है, इनके फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, IATTC है, ICCAT है। तो ये जो है इस कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंतर्गत इन तमाम क्षेत्रों में टूना मछली जैसे जो भी समुद्रिक संसाधन है इन पर निगरानी रखते हैं। अब कौन कौन से देश शामिल हैं, यहां पर आप देखिए कि जो 30 सदस्य हैं IOTC के यहां पर दर्शाए गए। यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये छोटा सा एक देश है, ये इरिट्रिया है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं जा सकता तो इरिट्रिया ये है, ये वाला पोर्शन इरिट्रिया नहीं है, ठीक है। तो इरिट्रिया इसमें शामिल है। तो यहां पर आप देखिए कि IOTC में ये जो देशों के नाम लिखे हुए हैं ये शामिल है। अब यहां पर देखिए कि जो IORA है इसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं, यहां तक कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। अब एक चीज यहां ध्यान रखिए कि यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यह एक यूनियन है जिसमें कई देश शामिल हैं। तो हम इसके अंतर्गत शामिल होने वाले देशों को इसके अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे, बल्कि यूरोपियन यूनियन को एक एंटिटी के तहत इसमें शामिल करते हैं। ये नहीं कि जितने देश ये हैं प्लस यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनको भी हम काउंट कर ले, ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन को हम एक सेपरेट यूनियन के रूप, एक एंटिटी के रूप में ही इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, इसलिए 30 सदस्य इसके माने जाते हैं। अब IORA के कौन कौन से सदस्य हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, ओमान, यमन, UAE, ईरान, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, कोमोरोस, सेशेल, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये तमाम, यहाँ पे मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें 23 देश शामिल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं जिसके आधार पर सवाल को फ्रेम किया गया है। हाल ही में मलेशिया ने 1 दिसंबर से 30 दिनों की अवधि के लिए भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि वीजा मुक्त जो है प्रवेश की अनुमति दी है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो जो दोनों देश हैं उनमें जो संबंध है बहुत ही मधुर संबंध है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि कोविड के बाद बहुत सारे देशों में जो पर्यटन वाला क्षेत्र है वो लॉस में चला गया है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मलेशिया की ऐसी मंशा है कि इस तरह की अगर हम भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश देते हैं तो वहां का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें बूम देखने को मिल सकता है, उसमें वृद्धि मिल सकती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मलेशिया की यही एक रणनीति है। तो सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेशिया का अधिकांश भूक्षेत्र मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। मलेशिया की राजधानी मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। मलेशिया के दोनों प्रमुख क्षेत्रों के बीच दक्षिणी चीन सागर विस्तृत है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको चुनना है इन कूटों के माध्यम से। तो मानचित्रों के माध्यम से देखते हैं, फिर सवाल का क्या सही उत्तर होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। तो मलेशिया को अगर हम देखें मानचित्र पर तो आप देखिए यहां पर, तो मलेशिया का जो ये क्षेत्र है, एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये मलेशिया है और उसके अलावा यहां पर ये वाला पोर्शन भी मलेशिया का है, जो कि अगर आप देखें तो इन दोनों में अगर आप तुलना करें तो ये वाला पोर्शन जो है इससे काफी बड़ा, यानी कि ये लगभग जो है 60% है और ये जो है 40% के आसपास है। और ये वाला जो 60% यानी जो अधिकांश भाग है मलेशिया का वह बोर्नियो आइलैंड पर है, ना कि मलय पर। तो यहां पर आप देखिए तो पहला वाला जो है
गलत हो जाएगा। जबकि मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुरम है वो मलय प्रायद्वीप पर है। इसकी भी पुष्टि आप देखिए, ये कुआलालंपुरम जो है यहाँ पर ये आप देखिए स्टार के माध्यम से दिखाया गया है। तो कुआलालंपुरम जो है ये मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब कह रहा है कि मलेशिया के दोनों प्रमुख क्षेत्रों के बीच दक्षिण चीन सागर विस्तृत है। तो दक्षिण चीन सागर को हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अगर हम बाउंड्री या इसकी पेरीफेरी की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर है, तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि ताइवान से लेकर के इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। गल्फ ऑफ टोंकिन इसमें शामिल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सुमात स्ट्रेट ये है, करीमाता जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये इसके अंतर्गत शामिल होंगे। ये इसकी एक तरह से पेरीफेरी को बनाते हैं। तो ये साउथ चाइना सी जो है इन दोनों के मध्य, दोनों जो भूखंड हैं या जो दोनों क्षेत्र हैं मलेशिया के, इसके बीच मौजूद है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर विस्तृत है। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले खबर पर नजर डालते हैं। हाल ही में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन यानी कोप 28 का शुभारंभ दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। यानी कोप 20 की जो अध्यक्षता की जा रही है वो संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में की जा रही है। और इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तो सवाल फ्रेम किया गया है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब प्रायद्वीप का सबसे पूर्वी सिरा UAE में है, जबकि सबसे दक्षिणी सिरा यमन में है। भूमध्य सागर, सुएज की खाड़ी, लाल सागर आदि अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। UAE की राजधानी अबू धाबी मुख्य भूमि से इतर एक द्वीप पर स्थित है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। बहुत ध्यान से अगर हम मानचित्र को देखते हैं, अगर मोटा मोटा खाका हमारे मस्तिष्क में मानचित्र का हो, तभी हम इस तरह के प्रश्नों को सहजता से हल कर पाएंगे। तो एक बार मानचित्र को देखते हैं। अगर हम अरब प्रायद्वीप को देखें, प्रायद्वीप की डिफिनेशन क्या होती है कि ऐसा भूखंड जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक डॉट लाइन रेड कलर की मार्क की गई है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत कुछ जॉर्डन का दक्षिणी पोर्शन इसमें शामिल हो जाता है, इराक का भी दक्षिणी पोर्शन, कुवैत तो शामिल ही है। कहीं कहीं अगर मानचित्रों के माध्यम से देखें या कहीं किसी पुस्तक में देखें तो ईरान का थोड़ा सा पोर्शन जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें और एक लाइन ड्रॉ करें तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर रेड सी पूरा दिख रहा है। इधर आप देखिए गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी इधर शामिल है, इधर गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ, पर्शियन गल्फ। तो यहाँ से ये देखिए ये जो है कि जल से घिरा हुआ है। अब यहीं पर आप देखिए कि गल्फ ऑफ सुएज ये जो है इसको अगर बात करें तो ये सिनाई प्रायद्वीप ये एक अपना अलग से प्रायद्वीप है। और यहीं पर मेडिटेरेनियन सी देखिए, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है रेड सी तो ठीक है, मेडिटेरेनियन सी काफी इससे दूर हो जाता है। और सुएज कैनाल की अगर हम बात करें तो सुएज कैनाल जो है सिनाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो यहाँ से आप देखें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य सागर और सुएज की खाड़ी, लाल सागर आदि अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। तो लाल सागर तो समझ में आता है, भूमध्य सागर तो बिल्कुल ही नहीं है। जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है कि पूर्वी सिरा जो है UAE में है। तो पूर्वी सिरा की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो पूर्वी सिरे की अगर हम देखें, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में इसको UAE को मान लेते हैं, जबकि इसका जो पूर्वी सिरा अगर हम देखें यहाँ पर तो ओमान हो जाएगा बिल्कुल। तो और इसके अंतर्गत यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पर जो ये है पतली सी लाइन जाती है, ये वाला जो क्षेत्र है ये भी ओमान का ही है। तो इसका जो पूर्वी सिरा है UAE में ना होकर के ओमान में हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन इसमें दूसरा सिरा भी इसका है, इस स्टेटमेंट का सबसे दक्षिणी सिरा यमन में है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखिए सबसे दक्षिणी सिरा जो है बाबल मंडेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन देख सकते हैं, तो ये यमन है। इसका जो इस कथन का जो दूसरा सिरा है ये वाला तो सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर UAE दिया हुआ है इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
आप कह रहे हैं कि यूएई की राजधानी अबू धाबी मुख्य भूमि से इतर एक द्वीप पर स्थित है। तो ये यूएई की जो राजधानी है, ये देखिए अबू धाबी, ये एक अलग से द्वीप पर स्थित है। ये बिल्कुल सही है। आप थोड़ा इस मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आप देखिए ये रही अबू धाबी, ये स्टार से दिखाई दे रही है। तो यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी, ये एक अलग से द्वीप पर स्थित है मुख्य भूमि से, जो कि इतर है। तो यहाँ से आप देखिए केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 बिल्कुल सही है। पढ़ते आगे की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भारत 3 साल बाद इस देश से तेल का आयात फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित भौगोलिक इकाइयों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। माराकैबो झील, इसे कहीं कहीं पर मराकैबो झील भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अमेजन नदी, लानोस का मैदान, एंजल जलप्रपात, उपर्युक्त में से कौन से वेनेजुएला में स्थित हैं? तो ये आपको बताना है इन कूटों के आधार पर कि इनमें से कौन कौन जो है वेनेजुएला में स्थित है। तो मराकैबो झील की अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला में ही स्थित है। यह एक लैगून झील है। अब लैगून झील क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही आसान सा होमवर्क है, आप बता सकते हैं। और इसके मुहाना की अगर हम बात करें, इसको मानचित्र पर देखें। अब इस मानचित्र में आप देखिए अगर, तो वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है और ये रही लेक मराकैबो। ये छोटी सी अगर आप देखें यहाँ पर इस तरह से दिख रही है। तो ये जो इसका मुहाना है, ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला, तो यानी कि गल्फ ऑफ वेनेजुएला में इसका मुहाना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो मराकैबो झील जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। अब अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो अमेजन नदी यहाँ से देखिए, ये जो है 2 नदियों की धारा से मिल करके बनी हुई है। एक नदी है युकायली और दूसरी है मैरानन। तो इनकी जो 2 धाराएं हैं, ये जब आगे जा करके मिलती है यहाँ पर, तो ये अमेजन नदी का निर्माण करती है। अब अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 देशों में प्रवाहित होती है, पेरू में और ब्राज़ील में। एक पेरू हुआ, दूसरा ब्राज़ील हुआ। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि ये पेरू और कोलंबिया के जो यहाँ पर सीमा है, तो थोड़ा सा पोर्शन इनकी सीमा को भी बनाती है ये। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है और आगे इस तरह से बढ़ के आगे चली जाती है। तो वेनेजुएला में अमेजन नदी नहीं शामिल है। ठीक। अब लानोस की मैदान की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है। लानोस का मैदान जो है यहीं पर शामिल है। लानोस के मैदान की बात करें, यहाँ पर ये जो नदी आप देखते हैं ओरिनिको नदी है, यहीं पर ये वाला जो मैदान है ये आप देखिए लानोस का मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लानोस का मैदान इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। एंजल जलप्रपात भी जो है वेनेजुएला में ही मौजूद है। एंजल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यहीं पर ये एंजल जो है शामिल है। अगर आप इसको जरा सा बड़ा कर करके देखेंगे तो यहाँ पर एंजल जलप्रपात भी, ये देखिए इसमें दिखाया गया है, शामिल है। अब एंजल जलप्रपात की क्या खासियत है? बहुत ही फेमस जलप्रपात है। क्यों फेमस है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से आप देखिए पहला, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि माराकैबो झील, लानोस का मैदान और एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा वेनेजुएला का भी एक बार हम मानचित्र देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रही लेक माराकैबो, ये आप देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ओरिनिको रिवर जो है ये इस तरह से बह रही है यहीं पर, और यहीं पर जो है एंजल जलप्रपात भी है, ये देखिए। और यही का जो ये पूरा का पूरा मैदान है ये लानोस का मैदान है। इस मानचित्र में आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखने से पहले खबर देखते हैं। हाल ही में नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल लगभग नेपाल के क्षेत्रफल के बराबर है? विकल्प में दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश।
अगर मोटे मोटे तौर पर आपको मानचित्र ध्यान हो और ये जो देश दिए हुए हैं बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वह देश है जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग नेपाल के बराबर है। शायद आप ना लगा पाए अंदाजा, लेकिन मानचित्र पर देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेपाल को हम देखें कुछ यहाँ पर इस तरह से है और इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है 1,47,200 स्क्वायर किलोमीटर है। अब पाकिस्तान को अगर हम यहाँ से देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, क्योंकि इसके अगर हम मानचित्र को देखते हैं तो यहीं से समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को देखें तो ये भी समझ में आ रहा है कि नेपाल से बड़ा क्षेत्रफल या ज़्यादा क्षेत्रफल है यहाँ पर। तो इनकी अगर हम बात करें कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं या विस्तृत हैं, तो 8,39,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है पाकिस्तान का क्षेत्रफल विस्तृत है, वहीं 6,52,200 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में अफगानिस्तान विस्तृत है। अब यहाँ पर देखिए म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश की अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर ही बांग्लादेश का क्षेत्रफल है, वहीं 6,76,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये म्यांमार का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है नेपाल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल से पहले एक बार खबर पर नजर डालते हैं। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किससे संबंधित है, अगर आप लोगों को याद होगा तो बेसिकली यह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ एक प्रोटोकॉल है जिसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए विजन जारी किए गए थे। इसके पहले वियना कन्वेंशन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, और इसके बाद किगाली प्रोटोकॉल भी आया था। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खबर अभी इससे जुड़ी है तो सवाल हम इसी से जोड़ करके बनाए। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्ट्रियल, रामसर, नैरोबी, रियो डी जेनेरियो। सही कूट का चुनाव कीजिए। उत्तर से दक्षिण आपको इन्हें क्रम से लगाना है। अगर आपको ध्यान होगा तो मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये जो स्थान है काफ़ी प्रसिद्ध है। रामसर साइट्स के बारे में आप जानते ही हैं। नैरोबी कीनिया की राजधानी है जो कि भूमध्य सागर के पास ही है। रियो डी जेनेरियो की अगर हम बात करें तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है आपको ध्यान होना चाहिए। इक्वेटर के ऊपर है कि नीचे है, मध्य में है, कहाँ पर है। तो अगर आपको मोटे मोटे तौर पर इनका खाका ध्यान हो तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें लगा लेंगे, क्योंकि अगर जब भी आप मानचित्र देखते हैं तो कोई भी सवाल इससे जोड़ करके पूछा जाता है तो ऊट पटांग सवाल नहीं पूछा जाता है, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है। तो मॉन्ट्रियल की अगर बात करें, मॉन्ट्रियल जो है कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है। तो कनाडा की स्थिति अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा जो हमारी है उसके उत्तर में है। अब रामसर की बात करें तो ये ईरान में है। नैरोबी की बात करें ये भूमध्य रेखा के पास है, केनिया। क्योंकि जब आप देखिए भूमध्य रेखा कहाँ से पास होती है, किन किन देशों से पास होती है, तो केनिया उसमें शामिल है। तो आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब रियो डी जेनेरियो की अगर हम बात करें ब्राजील में, तो ये दक्षिणी, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के दक्षिण में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब इसके बाद रामसर देखिए ईरान में, और फिर नैरोबी, ये कीनिया, ये भूमध्य सागर है। तो अब बड़े आसानी से हम इसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगा सकते हैं। सबसे पहले मॉन्ट्रियल, फिर रामसर, फिर नैरोबी और रियो डी जेनेरियो, यही इसका उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। यानी कि मॉन्ट्रियल, रामसर, नैरोबी, रियो डी जेनेरियो, यही बिल्कुल सही क्रम है। यानी कि प्रश्न का विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगली खबर है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान माईचोंग भारत के पूर्वी तटों से टकराया। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। सवाल फ्रेम किया गया है, हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करने वाली 13 सदस्यीय WMO या UNESCAP पैनल में निम्नलिखित में से कितने देश शामिल हैं? यमन, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या फिर ईरान। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। WMO की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वही UNESCAP
CAP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल है इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि हिंद महासागर की स्थिति कहाँ पर है। तो हिंद महासागर की स्थिति अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ से कौन सा देश, एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है सवाल को हल करने का, तो पहले अगर उसको देखें, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आप इसमें अपना माइंड भी अप्लाई कर सकते हैं। अफगानिस्तान की अगर हम पोजीशन देखें, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान फिर उसके बगल में है। तो अब यहाँ से जो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या वहाँ तक इसका असर होगा? नहीं होगा। तो इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो तूफान है इसके नाम की अगर हम बात करें, माईचोंग, कुछ किस तरह का नाम, या चाइनीज या जैपनीज इस तरह का कुछ सुनाई से पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यदि अगर इसका नामकरण किया जाएगा तो कुछ इंग्लिश नाम होगा, तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको भी अलग कर सकते हैं। अब यमन, ओमान, ईरान और इंडोनेशिया बचता है। हालांकि ये मैंने एक एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा अलग किया है, लेकिन अभी क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो पहले सबसे पहले आप देखिए कि जो हिंद महासागर है ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर 5 डिग्री और इसके दक्षिण 5 डिग्री, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है ITC जोन है। ITC जोन आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूरा लो प्रेशर बेल्ट वाला लो प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पर जो चक्रवात उठने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पवनें आकर के आपस में कन्वर्जेंस होती रहती है, टकराती रहती है। तो इसके बाद वाले पोर्शन में जो होता है चक्रवात उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लगता है ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो अब चक्रवातों की अगर हम बात करें, चक्रवात में अगर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात करें और सदर्न हेमीस्फीयर की हम बात करें, तो ये इसमें जो चक्रवातों की जो स्थिति होती है, या जो हम कह लें कि किस दिशा में ये आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्थ प्लस वेस्ट और सदर्न में साउथ प्लस वेस्ट, या फिर हम ये कह लें कि इनकी जो दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज इनकी जो होती है स्थिति होती है। तो यहाँ से अगर मानचित्र में आप देखिए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से 13 देश शामिल हैं। इसमें देखिए थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, मालदीव, श्रीलंका। क्योंकि इंडियन ओशियन में उठने वाले जो भी चक्रवात है, साइक्लोन हैं, वो इन तमाम क्षेत्रों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वो क्षेत्र हैं जो कि इसके अंतर्गत इन 13 सदस्यीय जो ये है पैनल है इसमें शामिल है। तो इनमें अफगानिस्तान नहीं शामिल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है, इंडोनेशिया नहीं शामिल है। इंडोनेशिया की अगर बात करें, इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्यों ये सारे जो चक्रवात हैं नहीं उठते या इनका असर नहीं होता, क्योंकि इंडोनेशिया में जो ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इसमें उठने वाले जो चक्रवात होते हैं इनका असर इंडोनेशिया पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि हिंद महासागर में उठने वाले जो भी चक्रवात हैं। तो इसलिए इंडोनेशिया भी इसमें शामिल नहीं है। अब कौन कौन से देश शामिल हो गए? यमन, ओमान और ईरान। तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ए वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यमन, ओमान और ईरान जो है इसके अंतर्गत शामिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर है, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, जिससे वहां आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और बड़ी संख्या में लोगों को वहां से निकाला गया। तो खबर कहां से है? इंडोनेशिया से है। तो सवाल बनाया गया, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मरापी ज्वालामुखी कहां स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर, बाली द्वीप पर, जावा द्वीप पर या फिर सुमात्रा द्वीप पर? तो एक बार इसको मानचित्र से देखते हैं। ये जो आप देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, और किन किन द्वीपों पर ये स्थित है? तो सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, बाली, इन द्वीपों पर ये स्थित है। अब जो यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है माउंट मरापी, तो माउंट मरापी आप देखिए तो ये सुमात्रा द्वीप पर है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर जावा में भी दिखाया जा रहा है। ये जो स्थान है सेमारंग और
योग्याकार्ता इनके बीच, तो ये वाला स्थान जो है गलत है, ये जावा द्वीप पर ना होकर के बल्कि सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सुमात्रा द्वीप पर माउंट मरापी ज्वालामुखी स्थित है और अभी इसी में उद्गार हुआ है। अगली खबर है, हाल ही में यूएनएफसीसीसी के कोप 28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका हरित औद्योगिक पहल यानी AGII की शुरुआत की है। सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला, नामीबिया, केनिया। उपर्युक्त में से कितने भूमध्य रेखा पर या उसके दक्षिण में स्थित हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इन देशों की अगर स्थिति आप मानचित्र पर देखेंगे तो सही से आपको उत्तर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन चूंकि परीक्षा भवन में आपके पास मानचित्र तो होता नहीं है, तो आपको इन देशों को या मानचित्र को अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से जमा के जाना है, जिससे कि इस तरह के सवाल को आप देख सके। तो यहाँ से अभी मैंने पिछली स्लाइड में पिछले एक सवाल में केनिया के बारे में बताया, नैरोबी जो आया था कि वो भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। तो यहाँ से एक तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि जो कीनिया है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब नामीबिया की बात करें, अंगोला की बात करें और इक्वेटोरियल गिनी की बात करें, चूंकि इक्वेटोरियल गिनी में इक्वेटोरियल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह भूमध्य रेखा पर ही स्थित होगा। अब दूसरा है कि उसके दक्षिण, तो इसको भी देखते हैं मानचित्र से। यहाँ पर ये देखिए कीनिया है, नैरोबी यहीं पर है, अंगोला देखिए यहाँ पर, नामीबिया देखिए यहाँ पर। अब इक्वेटोरियल गिनी की हम बात करें हैं, गल्फ ऑफ गिनी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी ये है और ये वाला वो स्थान है जो इक्वेटोरियल गिनी का है। तो ये इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ना कि दक्षिण में है। तो नैरोबी, अंगोला, नामीबिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नैरोबी कीनिया की राजधानी है, तो यहाँ पर केनिया दिया हुआ है, तो केनिया तो है ही। तो आप यहाँ से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, यानी कि विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल से पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं। हाल ही में केनिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की राजकीय यात्रा की। सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित भौगोलिक इकाइयों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। तुर्काना झील, नील नदी के प्रवाह मार्ग का एक हिस्सा, विक्टोरिया झील, माउंट किलिमंजारो। उपर्युक्त में से कौन से केनिया में स्थित है? तो केनिया को एक बार मानचित्र पर देखते हैं और फिर आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो कीनिया की स्थिति देखिए, तो कीनिया यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये इसका पॉलिटिकल मैप है और ये इसका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक मैप। यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि लेक तुर्काना यहाँ पर मौजूद है। तो लेक तुर्काना यानी कि तुर्काना झील जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अब नील नदी के प्रवाह मार्ग का एक हिस्सा, ध्यान दीजिएगा कि प्रवाह मार्ग का एक हिस्सा पूछ रहा है। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि लेक विक्टोरिया जो है ये यहाँ पर मौजूद है। अब लेक विक्टोरिया का जो थोड़ा सा हिस्सा है ये जो है यहाँ पर कीनिया में आकर के जुड़ता है, लेकिन लेक विक्टोरिया से ही नील नदी के उद्गम की हम बात करें तो यहीं से अगर देखें तो माना जाता है, लेकिन जो इसका प्रवाह है ये यहाँ से होता है, कीनिया में जो इसका पोर्शन है यहाँ से नहीं है, तो इसलिए यह कीनिया से नहीं होगा। ये देखिए कंपाला जो कि युगांडा की राजधानी है, यहीं से शुरू होता है, फिर ये आगे जाते हुए लेक क्योगा और लेक अरबर्ड को क्रॉस करते, फिर ये आगे इस तरह से बढ़ते हुए ये सूडान से होते हुए आगे जा कर के यहाँ पर देखिए वाइट नील, नील नदी को आप देखें तो ब्लू नील और वाइट नील के रूप में जानी जाती है, फिर आगे जा कर के ये नील नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लेक विक्टोरिया की हम बात करें, विक्टोरिया झील इसमें शामिल हो गया, तुर्काना झील शामिल हो गया, लेकिन नील नदी के प्रवाह मार्ग का एक हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। माउंट किलिमंजारो की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में। तो यहाँ पर आप देखिए तंजानिया और जो ये है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो कीनिया है इसमें अक्सर जो है वाद विवाद भी होता रहता है। क्यों होता रहता है कि ये एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये एक ड्रॉ कर दी गई है इन दो देशों के मध्य, लेकिन यहीं पर मसाई मारा नाम की एक जो है घुमंतू या चरवाहा जो है
प्रजाति रहती है जो कि कभी इधर कभी उधर आती रहती है, और इसी को लेकर के इन दोनों देशों के मध्य अक्सर विवाद भी उत्पन्न होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कीनिया में ये वाला जो आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये लेक विक्टोरिया का ही है। तो लेक विक्टोरिया तो इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है, लेकिन जो नील नदी का प्रवाह मार्ग है यहाँ पर शामिल नहीं है। तो किलिमंजारो माउंट भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि बी वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली खबर है, हाल ही में फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के एक भूकंप के आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिलीपींस के द्वीप समूह मूल रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं। फिलीपींस में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। फिलीपींस के द्वीप मालदीव के द्वीपों की तरह ही समुद्र तल से केवल कुछ ही मीटर ऊंचे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो फिलीपींस के द्वीप समूह की अगर बात करें तो अगर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको पता ही होगा, पृथ्वी की अगर हम बात करें, उसका जो क्रस्ट है वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर के बना है। तो अगर फिलीपींस के अंतर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि सुंडा और फिलीपींस जो सी है, यहाँ पर 2 प्लेटें हैं जिनमें की कन्वर्जेंस की प्रक्रिया चल रही है, और यह जो सुंडा प्लेट है ये फिलीपींस प्लेट के अंदर सबड्यूड होती चली जा रही है, धंसती हुई चली जा रही है। तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर जो है वोल्केनिक इरप्शंस या फिर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब फिलीपींस में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्थिति, ये कथन जो है गलत है। प्रवाल की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये जो है बहुत अच्छे से उगते हैं। तो आप देखिए प्रवाल की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा फिलीपींस। तो ये जो रेड कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये प्रवाल वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है ये गलत हो जाता है। अब फिलीपींस के द्वीप मालदीव के द्वीपों की तरह ही समुद्र तल से केवल कुछ ही मीटर ऊंचे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मालदीव के द्वीपों की अगर हम बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर ही है, क्योंकि इनका निर्माण जो है प्रवालों के जमने से ही हुआ है। अब प्रवालों की अगर हम बात करें, जो समुद्र का सरफेस होता है जहाँ से पानी आपको देखने को मिलता है, तो उसके कुछ नीचे से ही ये उगते हैं। तो कितना ऊपर जा सकता है? ज़्यादा ऊपर तो ये जा नहीं पाएंगे। वहीं फिलीपींस की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है समुद्र तल से वो तकरीबन 2900 मीटर है, यानी कि 3 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ से केवल सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि केवल 1। अब ये क्वेश्चन ये है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के सेट में पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय किसके मामले में? कुर्द, मधेसी, रोहिंग्या। तो मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार खबरों में ही रहा है। कुर्द की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश में न पाई जाती है, बल्कि सबसे ज़्यादा ये इराक, ईरान, अजरबैजान इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाता है। तो सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए मधेसी को देख लीजिए कहाँ पर है, नेपाल में पाई जा रही है। रोहिंग्या ये म्यांमार में रखाइन प्रांत में पाई जा रही है। कुर्द को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए अजरबैजान, ये पूरा ईरान वाला क्षेत्र रहा। तो इन तमाम क्षेत्रों में कुर्द प्रजाति पाई जाती है। अगला सवाल आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। सवाल ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर उत्तर माशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर लाल सागर के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपके अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएंगे।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।